हेलो स्टूडेंट्स, एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आज हम लेवल 1 की क्वेश्चन 131 टू 140 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 131। 131 में हमें बोला गया है 4 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, यानी हमारे पास 4 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो रही है फ्रॉम ए कंटेनर इन 8 मिनट। टाइम इंटरवल 8 मिनट है। तो मास ऑफ हीलियम गैस डिफ्यूजिंग फ्रॉम द सेम कंटेनर ओवर द सेम टाइम इंटरवल इज। तो हमारे पास एक तो 4 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड है और लेट से m ग्राम हमारे पास हीलियम है। इन दोनों को सेम कंटेनर से अपन डिफ्यूज़ करा रहे हैं। तो जो टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड हो रहा है टू फॉर डिफ्यूज़न इट इज़ 8 मिनट। तो अपन रेट ऑफ डिफ्यूज़न ये दिया, देखें यहाँ पर, तो हमारे पास रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अपॉन रेट ऑफ हीलियम। तो रेट हमारे पास होगा कि मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इफ्यूजेस पर यूनिट टाइम, यानी मोल्स ऑफ SO2 इन यूनिट टाइम या पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम। इस तरह से अपन मोल्स ऑफ हीलियम इफ्यूजेस पर यूनिट टाइम, दोनों के केस में टाइम सेम है, इसलिए अपन यहाँ पर लिख लेंगे मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अपॉन मोल्स ऑफ हीलियम। और जो रेट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलर मास के। इसलिए ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी मोलर मास ऑफ हीलियम अपॉन मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब अपन मोल्स ऑफ SO2 की बात करें तो ये हो जाएगा वेट ऑफ SO2 अपॉन मोलर मास ऑफ SO2। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा मोलर मास ऑफ हीलियम अपॉन मास ऑफ हीलियम इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास ऑफ हीलियम अपॉन मोलर मास ऑफ SO2। ठीक है। अब इसमें जो वेट ऑफ SO2 हमारे पास है दैट इज़ 4 ग्राम, और हमारे पास जो मास ऑफ हीलियम है या वेट ऑफ SO2 अपने पास है वो m ग्राम है। ठीक, इसको आप W लिख सकते हैं। अब इसके बेसिस पे और सल्फर डाइऑक्साइड का जो मोलर मास हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 64, और ये हमारे पास हीलियम का कितना हो जाएगा 4 ग्राम डिवाइडेड बाई m, जो अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4/64। ठीक, तो इस केस में आप देखेंगे कि हमारे पास एक तरीके से स्क्वायर टर्म है, इधर ले जाएंगे तो हमारे पास 4/m हमारे पास हो जाएगा √64/4। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने पे ये आ जाएगी 4 के बराबर, जो कैंसिल आउट इससे हो गई। तो m हमारे पास कैलकुलेट करने पे आ गया 1 ग्राम। तो हमारे पास हीलियम गैस का कितना मास इफ्यूज़ होगा 8 मिनट में, 1 ग्राम। इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 132। इसमें बोला गया अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर 4 लीटर ऑफ गैसियस मिक्सचर H2 एंड CH4 इफ्यूजेस थ्रू ए होल इन 5 मिनट। हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें ये पिन होल है, इसमें H2 और CH4 फिल आउट है। ठीक है। अब ये यहाँ से इफ्यूज़ हो रहे हैं, तो इफ्यूज़ पूरे के पूरे हाइड्रोजन और CH4 यहाँ से हो जाएंगे कितने टाइम इंटरवल में, हमारे पास 5 मिनट में। सिमिलरली हमारे पास यदि कोई एक गैस है X जिसका मोलिकुलर मास 36 दिया गया है, वो 10 मिनट लेगी सेम होल से इफ्यूज़ होने के लिए, और वॉल्यूम में हमारे पास क्या है 4 लीटर ही है। तो हमारे पास यहाँ पर जो गैस है ये क्या है, X गैस है, 4 लीटर साइजेस का, और यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना लगेगा 10 मिनट लगेगा। X गैस का जो मास है वो 36 है। ठीक है। तो अपने को मोल रेशियो देखना है H2 और CH4 का। तो लेट हमारे पास मोल्स H2 के जो हैं वो N1 मोल्स है और CH4 के कितने N2, और यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों मोल्स N1 प्लस N2 हमारे पास क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर आर 1। इस तरह से अपन इसको फिर अब कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो रेट ऑफ इफ्यूज़न, या आप इसको मिक्सचर के फॉर्म में कंसिडर करें कि रेट ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ गैस X जो हो जाएगा वो रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। तो ये मोलर मास ऑफ X अपॉन मोलर मास ऑफ मिक्सचर। ठीक। अब इसमें अपन ये देखेंगे कि रेट जो डिसाइड होती है वो डिसाइड होती है किससे, वॉल्यूम इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर वॉल्यूम 4 लीटर इफ्यूज्ड होगा पर यूनिट टाइम, यानी टाइम इंटरवल हमारे पास क्या है 5 मिनट्स है, तो 4/5 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास X गैस का 4 लीटर इफ्यूज़ हो रहा है इन 10 मिनट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/5 इंटू 4/10। इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक। अब अपने पास मोलर मास ऑफ X तो दिया हुआ है 36 ग्राम, बट मिक्सचर का मास अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करोगे हमारे पास √36 अपॉन मोलर मास ऑफ मिक्सचर इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 अपॉन
मोलर मास ऑफ मिक्सचर बाई 2। ठीक, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि मिक्सचर का जो मोलर मास हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 9। अब जो मिक्सचर का मोलर मास है वो अपन किस तरह से डिनोट करेंगे, यानी यहाँ पर मोलर मास ऑफ मिक्सचर इज N1 मोल्स ऑफ H2 इंटू मोलर मास ऑफ H2 प्लस हमारे पास मोल्स ऑफ CH4 इंटू मोलर मास ऑफ CH4। ठीक, इस तरह से अपन देखेंगे। और अपने को यहाँ पर अपन देखें N1 प्लस N2, तो इसी बेसिस पे मोल्स ऑफ H2 जो हो जाएगा वो एक तरीके से 1 माइनस मोल्स ऑफ CH4 के बराबर ही होगा। ठीक है, या उल्टा भी आप लिख सकते हो, जैसा भी आपको कन्वीनियंस रहे। तो हमारे पास यहाँ पर मैंने कर दिया कि मोल्स ऑफ H2 रहने दिया इंटू 2 प्लस 1 माइनस मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू मोलर मास ऑफ CH4। मोलर मास ऑफ CH4 हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस 16 माइनस 16 इंटू मोल्स ऑफ H2, और यहाँ पर ये वैल्यू जो दी गई है 9 दी गई है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 12 इंटू मोल्स ऑफ H2 हमारे पास है 16 माइनस 9, ये हमारे पास आ जाएगा 7। तो मोल्स ऑफ H2 हमारे पास है 7/12। ठीक, अब हमारे पास मोल्स ऑफ H2 तो आ चुके हैं, मोल्स ऑफ CH4 अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अपन मोल्स ऑफ CH4 यदि यहाँ पे निकालेंगे तो वो अपन ने क्या बना है 1 माइनस मोल्स ऑफ H2, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 7/12, यानी 12 माइनस 7 5/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को रेशियो चाहिए, यानी मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ CH4। तो मोल्स ऑफ H2 हमारे पास है 7/12, मोल्स ऑफ CH4 हमारे पास है 5/12। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 7/5। तो 7/5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, 16 माइनस 2 यहाँ पर 14 होता है। ठीक है, तो ये 14 होने की वजह से यहाँ पर 1/2 होगा। जब मोल्स ऑफ H2 हमारे पास 1/2 होगा तो सिमिलरली मोल्स ऑफ CH4 भी हमारे पास क्या होगा 1/2 ही होगा, और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 1:1 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 हमारे पास है, ए बैलून वेइंग 50 kg इज फिल्ड विद 685 kg ऑफ हीलियम एट 1 atm प्रेशर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी इट्स पेलोड इफ इट डिस्प्लेस्ड 5108 kg ऑफ एयर। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता करना है कि पेलोड होता क्या है। तो हमारे पास पेलोड जो होगा उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाई दिस इक्वेशन मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, कि जितना अमाउंट वो डिस्प्लेस करेगा में से आप क्या माइनस कर देंगे, मास ऑफ बैलून, मास ऑफ बैलून। ठीक, अब मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 5108, बट मास ऑफ बैलून आपको कैलकुलेट करना है। अब मास ऑफ बैलून जो होगा, या आप ऐसा कह सकते हैं कि मास ऑफ फिल्ड बैलून। तो यहाँ पर एक तो खुद बैलून का मास 50 kg दिया हुआ है और उसमें 685 kg हीलियम गैस और भरी हुई है, तो टोटल मास ऑफ बैलून जो हो जाएगा दैट इज 735 kg। तो यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे 735 को, और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4373 kg। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 134, इसमें बोला गया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एसोसिएटेड होगी एनर्जी पर मोल दैट इज हाफ kT, वेयर k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 135, इसमें बोला गया कैलकुलेट गामा रेशियो ऑफ Cp एंड Cv, यानी गामा जो वैल्यू दी गई है वो है Cp और Cv के बराबर, के रेशियो के बराबर। ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस बोला गया, ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस अपने पास है, यानी नंबर ऑफ एटोमिसिटी यहाँ पर 3 है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अपन यदि बात करें, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज़ 3n, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 9, जिसमें से ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 3 होगा,
रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 2 होगा बिकॉज ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर, और रोटेशनल हो गया 2 और वाइब्रेशनल हमारे पास 9 माइनस 5, 3 प्लस 2 यानी ये हो जाएगा 4। ठीक, अब अपने को क्या चाहिए, अपने को यहाँ पे CV चाहिए। तो CV हमारे पास सिंपली क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएशन बाय कीपिंग कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सिंपली आप U वाले जो टर्म लिखते हैं वही उसको टेम्परेचर के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फंक्शन ऑफ R आ जाएगा, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ R वैल्यू। तो अपन U जो लिखते हैं वो कैसे करते हैं, U का एक्सप्रेशंस कि हमने पास सबसे पहले ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू हाफ RT, इसका हाफ RT कंट्रीब्यूशन लेते हैं। वैसे ही हमारे पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी हाफ RT कंट्रीब्यूशन होता है, प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका RT कंट्रीब्यूशन होता है। तो आप इसमें CV लिखेंगे यानी del U अपॉन del T कीपिंग कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ R प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ R प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R। ठीक, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक और इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन है CV में वो केवल 75% है। तो यानी ये जो भी अपने पास दिया हुआ है ये 100% है, तो इसमें से टेक ओनली 75%। ठीक, तो अपन कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर CV की वैल्यू फॉर ट्राई एटॉमिक गैस। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो 3 इंटू हाफ R हो गया, प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू हाफ R हो गया। अब यहाँ पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, तो ये 4R होना चाहिए था। ठीक है, बट ये टोटल 100% में था, बट मुझे 75% ही लेना है, तो इसका 75% ले लीजिए। इस तरह से अपन CV कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो CV कैलकुलेट होके आएगा इसको देख लेते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे 3R/2 प्लस R प्लस हमारे पास ये आ जाएगा 4R इंटू 3/4, ये हो गया 4 से 4 कैंसिल, 3 और 4R, तो 3R/2 प्लस 4R, तो ये हो जाएगा 11R/2। ठीक, तो CV हमारे पास ये हो गया। तो CP जो होता है दैट इज CV प्लस R, यानी 11R/2 प्लस 2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13R/2। तो जो गामा है वो हमारे पास होता है CP अपॉन CV यानी 13R/2 इंटू 2/11R, तो ये वैल्यू हो जाएगी 13/11। ठीक, तो इस बेसिस पे हमारे पास जो आंसर होगा 13/11 का दैट इज 1.18। ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। मोल ईच ऑफ ए मोनोएटॉमिक and diatomic gases are mixed at low temperature, then Cp upon Cv ratio for the mixture is। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर मोनोएटॉमिक और डाईएटॉमिक की बात चल रही है। इन दोनों गैसेस के बारे में क्या क्या दिया हुआ है पहले अपन देख लेते हैं। मोनोएटॉमिक हमारे पास 1 मोल है, डाईएटॉमिक भी 1 मोल है। ठीक, अब अपन Cv की बात करते हैं। तो मोनोएटॉमिक में नंबर ऑफ एटोमिसिटी या टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो हो जाएंगे वो 3n फॉर्मूला से हमारे 3 इंटू 1 होंगे, जिसमें केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही हमारे पास कितनी हो जाएगी 3, रोटेशनल और वाइब्रेशनल 0 होगी। तो इसके बेसिस पे जो CV आएगा हमारे पास वो 3 इंटू हाफ R आएगा, और CP की जो वैल्यू आ जाएगी वो CV प्लस R से हमारे 5R/2 हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से डाईएटॉमिक की बात करते हैं। डाईएटॉमिक में टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होगा 3n फॉर्मूला से, 3 इंटू 2 6। ठीक, तो इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 3 होगा, रोटेशनल जो होगा वो 2 ही होता है डाईएटॉमिक में, और बचा वाइब्रेशनल 1 होगा। बट यहाँ पर लो टेम्परेचर की बात करी गई है तो ये इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर। यदि हाइयर टेम्परेचर होता तो अपन इसको भी कंसिडर कर लेते CV वैल्यू में या इंटरनल एनर्जी वैल्यू में। तो यहाँ पर जब अपन CV की वैल्यू निकालेंगे डाईएटॉमिक के लिए तो हमारे पास 3 इंटू हाफ R हो जाएगा प्लस 2 इंटू हाफ R हो जाएगा। इसको आप देखोगे तो ये आ जाएगा 5R/2। CV ये आ गया तो CP हमारे पास कितना आ जाएगा 5R/2 प्लस R यानी 7R/2।
अब अपने को मिक्सचर चाहिए, तो मिक्सचर के लिए अपन यदि CV मिक्सचर यदि निकालते हैं तो हमारे पास मोल्स N1 और CV1 प्लस मोल्स N2 CV2, ये मोनोएटॉमिक और डाईएटॉमिक के लिए N1 प्लस N2। तो अपने पास ईच के लिए N1 और N2 जो है वो 1 मोल है, तो यहाँ पर 1 है। CV1 हमारे पास कितना है 3R/2 प्लस CV2 हमारे पास है 5R/2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स 2। ठीक, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8R/2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर भी हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2R। सिमिलरली CP मिक्स भी अपन निकाल लें। CP मिक्स अपने पास हो जाएगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2। तो हमारे पास CP1 जो है वो कितना होगा 5R/2 प्लस 7R/2 बाई 2, तो ये हो जाएगा 12R/2 इंटू 2, यानी हमारे पास आ जाएगा 3R। ठीक, तो न्यू गामा जो अपने पास होगा मिक्सचर का वो होगा CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर। तो CP मिक्सचर हमारे पास है 3R अपॉन 2R, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ जाएगी हमारे पास 1.5। तो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 137। इफ़ 1 मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस जिसका गामा हमने पास 5/3 दिया गया इज मिक्सड विद 1 मोल ऑफ ए डाईएटॉमिक गैस जिसका गामा 7/5 है, द वैल्यू ऑफ गामा फॉर द मिक्सचर इज। तो अपने पास देखिए कि मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस जिसके लिए CV अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी निकाला है। अभी CV हमारे पास आ रहा था 3R/2 और CP हमारे पास आ रहा है 5R/2। इन दोनों से ही आपने गामा की वैल्यू CP/CV से 5/3 निकाली है। सिमिलरली डाईएटॉमिक की बात करें तो डाईएटॉमिक में भी यहाँ पे CV क्या होगा 5R/2, यहाँ पे CP 7R/2। यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में नहीं बोला गया, बट गामा यदि 7/5 है तो ये तभी होगा जब CV आपके पास 5R/2 होगा, यानी आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर नेग्लेक्ट करके ही चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सिग्नल अपने को मिल चुके हैं, CV निकाल चुके हैं अपन। CV मिक्स यदि निकालेंगे तो CV मिक्स हमारे पास वही होगा 3R/2, क्योंकि मोल्स तो हर एक के सेम ही है 1/2 ये हो गया। तो यहाँ पर 8R/2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2R। सिमिलरली CP मिक्स की बात कर लेते हैं। CP मिक्स हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 5R/2 प्लस 7R/2 बाई 2, तो ये हो जाएगा 12R/2 इंटू 2 यानी 3R। ठीक, तो इस बेसिस पे अपन न्यू गामा निकालेंगे। गामा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू CP ऑफ मिक्सचर अपॉन CV ऑफ मिक्सचर। ठीक, इस बेसिस पे अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3R अपॉन 2R। इससे सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.5, यानी ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 138। इसमें बोला गया सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए रियल गैस और इंटरनल एनर्जी ऑफ ए आइडियल गैस। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी जो होता है U इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटरनल एनर्जी में भी वेरिएशन इंक्रीजमेंट वाले होंगे, बट रियल गैस के केस में क्या होगा, एक एडिशनल पैरामीटर वहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। फंक्शन जो होगा यहाँ पर टेम्परेचर के साथ साथ किसका होगा, वॉल्यूम का भी होगा। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ ए रियल गैस एट ए गिवन टेम्परेचर यानी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, इंक्रीज कर रहा है एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो बिल्कुल सही बात है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, ट्रू। फिर अपने पास बोला गया इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एट गिवन टेम्परेचर इंक्रीजेज एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस, फॉल्स है, वॉल्यूम के साथ रिलेशन ही नहीं होगा फॉर आइडियल गैस। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, नहीं, फंक्शन का टेम्परेचर तो होता ही है, तो फॉल्स है। फिर बोला गया द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए रियल गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। तो रियल गैस के लिए वॉल्यूम पे भी डिपेंडेंसी है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा।
तो करेक्ट स्टेटमेंट केवल यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है। नेक्स्ट है 139, इसमें बोला गया विच गैस शो रियल बिहेवियर। तो आइडियल गैस बिहेवियर के लिए क्या होता है कि हमने पास जो इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT फॉलो होती है, और रियल गैस के लिए PV जो होगा वो नॉट इक्वल टू nRT होगा। अपने को सिंपली यही चीज़ देखनी है, ठीक। तो यहाँ पे आप 16 ग्राम O2 एट STP ऑक्यूपाइज 11.2 लीटर, ये सब वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके भी चेक करेंगे तो PV का मल्टीप्लिकेशन nRT के बराबर नहीं आएगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, इन आइडियल गैस 1 मोल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP, ठीक। तो इस बेसिस पे अपन देखें तो 16 ग्राम O2 की अपन बात करें तो ये 16/32 है, यानी हाफ मोल है, हाफ मोल O2। अब 1 मोल के लिए जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 है, तो हाफ मोल O2 के कोरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 22.4/2 यानी 11.2 लीटर, ठीक। तो ये वाला अपने पास आइडियल गैस को बिहेवियर को शो कर रहा है। सिमिलरली 1 ग्राम H2 इन 0.5 लीटर फ्लास्क एक्सर्ट्स प्रेशर ऑफ 24.63 atm एट 300 केल्विन। तो आपको B जो है सिंपली प्रेशर अपने पास 24.63 इंटू वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया हुआ है 0.5 लीटर, सॉरी यहाँ पे 24.63 इंटू 0.5, ठीक, इक्वल टू मोल्स आपको निकालने हैं तो 1/2 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन। तो आप इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, विच इज़ 12.315। इसका मतलब BB जो है वो भी आइडियल बिहेवियर को शो कर रहा है। अपन C की बात कर लेते हैं। अब C में अपने को बोला गया 1 मोल अमोनिया एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm ऑक्यूपाइज वॉल्यूम 22.4 लीटर। अब ये जो वॉल्यूम है ये 1 मोल गैस के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, बट 1 atm एंड STP कंडीशन पे। STP कंडीशन में प्रेशर जो होता है वो 1 atm होता है और टेम्परेचर जो होता है वो 273 केल्विन होता है, यानी 273 केल्विन पे 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा। तो 300 केल्विन पे हमारा डिफरेंट हो जाएगा, जिसको आप कैलकुलेट भी इस तरह से कर सकते हो कि 273 केल्विन पर यदि आइडियल गैस अपने को कितना दे रहा है 22.4 लीटर दे रहा है, तो 1 केल्विन पर 22.4/273, तो 300 केल्विन पर हमारा कितना देगा 22.4 273 इंटू 300। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी कैलकुलेट करने पे 24.63। तो ये जो केस है 24.63 ये आता हमारे पास किस में, इन आइडियल गैस, जब हमारे पास यहाँ पर आइडियल गैस होती तो। बट यहाँ पे आ क्या रहा है 22.4 लीटर आ रहा है, यानी आइडियल गैस बिहेवियर को शो नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा रियल गैस वाला केस हो जाएगा। तो रियल गैस बिहेवियर को अपने पास कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 140, कंसिडर ए रियल गैस प्लेस्ड इन ए कंटेनर इफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस आर सपोज टू डिसअपियर सडनली विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैपन। तो हमारे पास क्या है कि जैसे कोई कंटेनर है, अब यहाँ पर कंटेनर में रियल गैस भरी हुई है, ठीक। यहाँ पर लेट से मैं एक मॉलिक्यूल मान लेता हूँ जो कि कोलिजन करेगा वॉल के साथ, और इस कोलिजन की वजह से ही प्रेशर अपने को एक्सर्ट होता है। बट इसके पास में जो कुछ मॉलिक्यूल्स और हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की कोलिजन करने की टेंडेंसी ऑन द वॉल क्या होगी, डिक्रीज होगी, एज नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे पर यूनिट एरिया। तो हमारे पास जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है टोटल वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इन केस ऑफ रियल गैस। बट यदि अपने पास इसी रियल गैस में अपन ने क्या करा, अचानक से इन अट्रैक्शन फोर्सेस को हटा दिया कि अब ये अट्रैक्शन फोर्स नहीं कर रहे हैं, यानी अब अपने पास जो न्यू सिचुएशन है उसमें ये मॉलिक्यूल्स तो हैं बट इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो इसकी जो टेंडेंसी होगी वॉल पे कोलिजन करने की वो क्या हो जाएगी, सडनली इंक्रीज हो जाएगी। और वॉल पे कोलिजन करने की टेंडेंसी यदि इंक्रीज होगी तो ओवरऑल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया इंक्रीज होगी, जिससे एक्सर्ट प्रेशर का क्या होगा, अमाउंट बढ़ेगा। दैट मीन्स यदि अपन
अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं मॉलिक्यूल के बीच में उनको हटा दे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।